सेंट्रल हॉल में म्यूजिक एक बार फिर से शुरू हो गया था, लेकिन कोई भी उस पर डांस करने और पार्टी को एंजॉय करने के मूड में नहीं था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य इतना सीधा साधा दिखता है, लेकिन फिर भी वो वैसा ही है जैसा कॉलेज में था। हर किसी से लड़ना और बहस करना तो उसकी आदत थी, लेकिन सबके लिए हैरानी की बात जुबेर से आदित्य की दोस्ती और आदित्य की वो ताकत थी जिसने उससे उन 40 आदमियों को अपने ऊपर बिना किसी खरोंच आए ढेर किया था। सभी इस बात को सोचकर हैरान थे, लेकिन इस बात से आदित्य परेशान था, क्योंकि उसने सबको मार तो दिया था, पर उस बीच उसकी एनर्जी इतनी यूज हो गई कि वो एक तरीके से वीक हो चुका था और उसकी शक्तियां पहले से वैसे ही कमजोर पड़ रही थी। ऐसे में एक और ऐसी लड़ाई उसे बहुत भारी पड़ गई थी। अब वो खड़ा खड़ा सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए कि तभी जुबेर उसके पास आया और उसने पूछा, तो आदित्य, तुम बख्शी के यहाँ जा रहे हो? जुबेर का सवाल सुनकर आदित्य को समझ में आया कि उसे एक बार बख्शी विला जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर बख्शी सर ने कोई पेड़ मंगाया है जो हिमालय का है तो वो आदित्य की एनर्जी रिस्टोर करने में जरूर मदद करेगा। इसी बात को सोचकर आदित्य ने कहा, हाँ जुबेर सर, मैं जाने की तो सोच रहा हूं। तुम यहां तक कैसे आए हो? मैं तो ऑटो से आया हूं सर। ठीक है, मैं तुम्हें बख्शी के यहां छोड़ दूंगा और फिर आगे निकल जाऊंगा। अगर तुम कहो तो हम चल सकते हैं, जुबेर ने कहा और आदित्य ने गर्दन हिलाते हुए इस बात पर हामी भर दी। वो वहां से चलने ही वाला था कि उसने एक बार आसपास देखा, जहां उसे थोड़ी दूर सुप्रिया खड़ी दिखी जो उसे ही देख रही थी। आदित्य को लगा जैसे उसे सुप्रिया से एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी विवेक ने एक बहुत बड़ी बात उसके सामने रिवील करी थी और सुप्रिया को सच जानने का बिल्कुल अधिकार है। इसलिए उसने जुबेर से कहा, जुबेर सर, आप 2 मिनट रुकिए, मैं जरा बात करके आता हूं। हाँ हाँ आदित्य, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जुबेर के इतना कहते ही आदित्य बढ़ते हुए सुप्रिया के पास चला गया और वहां आराम से खड़ा हो गया। उसने देखा कि सुप्रिया डरी और सहमी हुई है और कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बस आदित्य को ही देखे जा रही थी। आदित्य ने कहा, आई एम सो सॉरी सुप्रिया, मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब में पड़ो। मुझे पता है कि मैंने फाइट करके गलत किया, पर वो भी जरूरी था। सॉरी मत बोलो आदित्य, तुमने जो किया वो मेरी वजह से किया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सुप्रिया इतना कहकर चुप हो गई और वो आदित्य की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही हो कि आदित्य अपने आप ही समझ जाए कि वो किस बारे में बात कर रही है। आदित्य भी समझ गया था कि सुप्रिया विवेक की बात को निकालेगी, पर वो नहीं चाहता था कि वो कुछ बोले और इसलिए वो चुप खड़ा रहा। तब सुप्रिया ने अपनी डरी सहमी आवाज में आदित्य से पूछा, आदित्य, क्या अभी जो विवेक ने कहा वो सच था कि तुमने मुझसे दोस्ती इसलिए तोड़ी थी क्योंकि तुम शराब की बोतलें चाहते थे? हाँ सुप्रिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, आदित्य ने झट से कहा, क्योंकि उसे पता था कि अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है और वो अब झूठ बोलना भी नहीं चाहता था। उसे समझ में आया कि उसका हर झूठ उसे अपने आप से दूर कर रहा है और वो दिन भर में 4-5 बार ऐसा करके अपने आप को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहा है। इसलिए अब उसे झूठ बोलना कम करना पड़ेगा। आदित्य की बात सुनकर सुप्रिया चुप हो गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदित्य उसकी दोस्ती को शराब की बोतलों के लिए बेच देगा, लेकिन आदित्य ऐसा कर चुका था और आदित्य को पता था कि यह बात उसके पास्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। इसलिए उसने सोचा कि अब उसे सुप्रिया से बात करनी ही होगी और उसने आगे कहा, सुप्रिया, दरअसल बात ऐसी है कि तुम जानती हो कि मैं उस वक्त कैसा था। बिना शराब की बोतल के तो मेरा दिन भी नहीं निकलता था, और जब विवेक ने मुझे वो ऑफर दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। सुप्रिया, मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा गलतियां कर चुका हूं और आज भी करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरी यही रहेगी कि मैं दूसरों पर ट्रस्ट नहीं रख पाता, और जब तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया तो मैंने उसे इतने गंदे तरीके से तोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आदित्य की बात सुनकर सुप्रिया की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगे और उसने सोचा कि उसे अब आदित्य का चेहरा भी नहीं देखना है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रही थी। आदित्य ने आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो बात मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोली थी वो मैं जरूर पूरी करूंगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें जरूर ला कर दूंगा।
और एक सेकंड रुको, मुझे अभी जस्ट कुछ याद आया, आदित्य ने कहा, और वो झट से पीछे पलट गया और जुबेर के पास जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जुबेर और बख्शी परिवार हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। तो वो उनसे पैसे लेने के बारे में सोच ही रहा था, और अगर जुबेर यहीं है तो वो अभी के अभी सुप्रिया को पैसे दिलवा सकता है। ये बात सोचकर वो जुबेर के पास पहुंचा और उसने जुबेर को सारी कहानी सुनाई। जुबेर एक ही बार में तैयार हो गया और फिर दोनों चलते हुए सुप्रिया के पास आए, जहां पर आदित्य ने सुप्रिया से कहा, सुप्रिया, इनसे मिलो, ये हैं जुबेर अहमद जी, मैंने इनसे बात कर ली है, ये तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं और तुमसे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे, और तुम्हें जब इनके पैसे वापस करना हो तुम कर सकती हो, ना तो तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश है और ना ही तुम्हें कोई किस्त पे करने की जरूरत होगी। हाँ मोहतरमा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो तो आदित्य कह रहा है, तो जब आपको लगे तब आप पैसे वापस कर सकती हैं, वरना मुझे तो नहीं चाहिए। आप मेरा नंबर लीजिए और कल 11 बजे मुझे कॉल लगा दीजिएगा, मैं आपकी डिटेल्स लेकर आपके अकाउंट में पैसे कल सुबह ही डलवा दूंगा, फिर आप अपना लोन भी पे कर दीजिएगा। जुबेर ने कहा और फिर सुप्रिया ने उसका नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद सुप्रिया के चेहरे पर एक बहुत हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन आदित्य ने देखा कि वो अभी भी अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो एक टाइम पर आदित्य से गुस्सा भी थी और उससे खुश भी, और वो कौन सा इमोशन आगे रखे इस बात को समझ नहीं पा रही थी। आदित्य ने सोचा कि अब उसे वहां से निकलना चाहिए, और फिर उसने कहा, ठीक है सुप्रिया, आज के लिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना अगर मैंने कोई भी गलती की हो तो, उम्मीद करता हूं कि हम बाद में कभी मिलेंगे। इतना कहकर आदित्य जुबेर के साथ बाहर चला गया और पार्टी में एक बार फिर से रौनक आना शुरू हो गई। जब आदित्य बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर 5 ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, जो जरूर जुबेर की थी। आदित्य ने उसके अंदर देखा, उसमें वही लोग बैठे थे जिनको उसने अभी अभी मारा था। उन सबके चेहरे पर एक अलग ही दर्द दिख रहा था। जुबेर बीच वाली गाड़ी में चढ़ा और आदित्य उसके पीछे पीछे उस गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और तब जुबेर और आदित्य बात करने लगे। आदित्य ने जुबेर को बताया कि फाइट किस तरह शुरू हुई और कैसे विवेक ने सुप्रिया की बेइज्जती की, जिस पर आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसलिए बिना कुछ सोचे उसने फाइट करना शुरू कर दी। तब जुबेर ने बताया कि वो पास ही के हॉल में एक फंक्शन अटेंड कर रहा था और जब विवेक का फोन आया तो उसने सोचा कि कोई गैंग का आदमी होगा जो परेशान कर रहा होगा, लेकिन जब उसके आदमी ने बताया कि सिर्फ एक ही आदमी है तो उसे डाउट हुआ कि वो आदमी ऐसा कैसे हो सकता है जो 20 लोगों को अकेला ही मार दे। इसीलिए वो अंदर देखने आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य में इतनी ताकत कैसे है। आदित्य अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात को टालकर कह दिया कि वहां पर मौजूद किसी को भी लड़ना नहीं आता था और आदित्य ने बचपन में ही सेल्फ डिफेंस क्लासेस ले रखी थी, इसलिए वो इतनी आसानी से जीत गया। जुबेर आदित्य के जवाब से सेटिस्फाई हो गया था और फिर गाड़ी बख्शी विला के सामने रुकी, जहां पर जुबेर ने आदित्य को उतार दिया और वो आगे चला गया। आदित्य बख्शी विला के बाहर ही खड़ा था कि उस गार्ड ने आदित्य को देखा और बिना कुछ कहे ही गेट खोल दिया। आदित्य उसकी तरफ देखता हुआ अंदर चला गया और जाकर घूमते हुए उस गार्डन की तरफ चल दिया, क्योंकि उसने सोचा कि अगर पेड़ की बात है तो वो जरूर गार्डन में ही होगा। आदित्य ने देखा कि बख्शी सर वहीं गार्डन में बैठे बैठे कुछ पौधों को देख रहे थे। आदित्य वहां पहुंचा और फिर उसने कहा, बख्शी सर आपने मुझे बुलाया? बख्शी सर पलटे और उन्होंने आदित्य की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, आओ आदित्य, मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी वापस मिलेंगे। हाँ सर, लगा तो मुझे भी नहीं था, पर जुबेर सर से मिला तो उन्होंने बताया कि आपने कोई पेड़ मंगाया है जिसके लिए आपको मेरी मदद चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। हाँ, मैंने वजीर से बोला था कि वो तुम्हें पिक कर ले, लेकिन शायद वो बाहर गया है, इसलिए जुबेर को तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम्हारी कॉन्टेक्ट डिटेल मेरे पास नहीं है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। तुम अपना नंबर मुझे देना ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। बख्शी सर ने कहा और आदित्य ने फिर उन्हें अपने फोन खो जाने की झूठी कहानी सुना दी, जिससे वो कन्विंस हो गए और फिर उन्होंने आगे कहा, ठीक है आदित्य, अभी नहीं पर जब भी तुम्हारे पास फोन आए तो तुम मुझसे नंबर जरूर शेयर करना। तुम थोड़ा मेरे साथ चलोगे? हाँ सर, बिल्कुल, आदित्य ने कहा और फिर बख्शी सर ने गार्डन में घूमना शुरू कर दिया। वो थोड़े से आगे जाकर मुड़े और फिर एक पीले से पेड़ के सामने खड़े हो गए। आदित्य ने देखा कि उस पेड़ का तना हल्का पीले रंग का था। वो पत्तियां बहुत ज्यादा गहरे हरे रंग की थीं
और उसे देखते ही आदित्य को समझ में आ गया कि यह सर्वशक्ति का पेड़ है जो हिमालय की गोद में पाया जाता है, जिस पर ऐसे फल लगे रहते हैं जो आदमी के अंदर बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं और उसे शक्तियां दे सकते हैं। आदित्य को समझ में आ गया था कि जो पेड़ उसकी आंखों के सामने अभी खड़ा है, अगर उसने उसका एक भी फल खा लिया तो अगले 5-7 दिनों तक साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बनी रहेगी कि वो आज जैसी कई फाइट्स आराम से कर सकता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बख्शी सर ने आखिर हिमालय से कोई पेड़ क्यों मंगवाया है। क्या उन्हें किसी चीज का शक था या फिर उन्हें भी कोई ऐसे राज पता थे जिनके बारे में आदित्य भी नहीं जानता था। इस बात को सोचकर वो थोड़ा हैरान था कि बख्शी सर का ऐसे पेड़ से क्या कनेक्शन है, और यही बात पूछने के लिए वो बख्शी सर की तरफ मुड़ा, लेकिन उसे पीछे से सुशील आता हुआ दिखा और आदित्य को पता था कि अब जो भी होगा वो अच्छा नहीं होने वाला है।